चलो बच्चों, अब हम आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर पढ़ाएंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप देखे थे कि हम अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब निर्धारण आपको किए थे। प्रतिबिंब कहाँ था, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये हम अवतल दर्पण के साथ आपको बता चुके हैं। अब हम बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, ये और भी आसान है। उत्तल दर्पण में दो स्थिति में प्रतिबिंब होता है, दो स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। पहला कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, और दूसरा वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाए, और इसमें तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि आप देखो यहाँ पे कि ये दर्पण का हमारा ध्रुव है। ठीक है, दर्पण के सामने एक वस्तु है जो कि हमारा अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जब अनंत पे रखा हुआ है उत्तल दर्पण है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बोलने का मतलब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो काल्पनिक और क्या आपका सीधा बन रहा है। ठीक है, और दूसरे स्थिति में जो वस्तु को रखे हैं वो दर्पण के सामने रखे हैं। चूंकि इसमें इधर ये नहीं है फोकस वक्रता केंद्र की, आप कभी फोकस पे रखोगे, कहीं वक्रता केंद्र पे रखोगे। यहाँ दर्पण के जब फ्रंट सामने रखोगे तो यहाँ दो ही स्थिति होती है। अतः आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश बोले तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है और सतह पर पड़ने के बाद अगर वो सतह को पार कर जाती है तो प्रकाश की यही घटना जो है क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप इस फिगर में देखो कि एक प्रकाश की किरण है जो सतह पे पड़ी और सतह पर पड़ने के बाद देखिए सतह को पार कर गई है। तो यहाँ पे कोई कहेगा कि कौन सी घटना घटी है, तो हम यहाँ कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश अगर सतह को पार कर रही है तो ये घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन। एक बात देखेंगे फिगर को बनाते समय, सबसे पहले आप सतह बनाएंगे। सतह का काम क्या होता है, सतह का काम होता है माध्यम को दो भागों में बांटना। सतह का काम होता है माध्यम को दो भागों में बांटना। जैसे ही हम सतह बनाए हैं तो ये देखिए दो माध्यम, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले माध्यम को मैं माध्यम 1 और नीचे वाले माध्यम को माध्यम 2 कहे हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं और माध्यम 1 है इसीलिए इसको म्यू1। इस माध्यम 2 का, तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक है इसलिए म्यू2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रकाश का अपवर्तन एक बार समझ लीजिएगा। जहां भी आप देखिएगा कि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ा है और पड़ने के बाद वह सतह को पार कर गया है तो वहां पे जो घटना घटती है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा कि प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना भी अपवर्तन ही है। क्योंकि देखो जो प्रकाश आई थी वो प्रकाश यहाँ सीधे सीधे पार करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में आई है तो देखिए ये मुड़ गई है। ठीक है, और यही प्रकाश के मुड़ने की घटना को भी हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का जो मुड़ना है ना, दो चीज पर डिपेंड करता है कि प्रकाश आ कहां से कहां रही है। क्या प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आ रही है या सघन माध्यम से विरल में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने दो फिगर बनाया है कि जब कोई प्रकाश की किरण, आपको मैं बताऊं, जब कोई प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है तो मैंने सबसे पहले कहा था कि वहां क्या बना दीजिएगा, नॉर्मल माने अभिलंब बना दीजिएगा। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, देखो विरल से किसमें आ रही है, सघन माध्यम में, तो विरल से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन देखिए सीधा नहीं जा करके वो और अभिलंब की ओर आ गई है। तो याद रखना है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है।
इस स्थिति में आप खुद सोचो कि पहला आई इतना है कोण, ठीक है, और अब आर ये हो गया। आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण ज्यादा होगा जबकि अपवर्तन कोण कम होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रकाश विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। देखो विरल माध्यम को बोलते हैं रियर मीडियम, ठीक है। अब इसके माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं और रियर शब्द के लिए आर। म्यू आर का मतलब होता है रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम के अपवर्तनांक को हम किससे सूचित करते हैं, तो म्यू डी। डी बोले तो डेंसर मीडियम और म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पूरा को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियर मीडियम, ठीक है। और इस स्थिति में आप हमेशा एक चीज ध्यान दोगे आप कि सघन माध्यम किसको कहते हैं, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है ना, दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो हमारा सघन माध्यम होगा और जिसका कम होगा वो विरल माध्यम होगा। तो यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि म्यू डी इज ग्रेटर देन म्यू आर। चाहे कोई भी स्थिति हो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और आपका विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि म्यू डी इज ग्रेटर देन क्या होता है, म्यू आर। इसे प्रमाणित भी किया जाता है कि हाउ टू से दैट कि इफ ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रे ऑफ लाइट इज मूव्ड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। यहां पर मैं प्रूफ नहीं करूंगा, यहां पर थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट यहां पर हम देखेंगे, फिर से हम वही बात बोलने जा रहे हैं। विरल माध्यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, विरल माध्यम, रियर मीडियम। सघन माध्यम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। यहां पर देखिए प्रकाश आ कहां से रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, जा किस में रही है, रियर मीडियम में जा रही है। तो अगर प्रकाश डेंसर से रियर में जाए तो वो अभिलंब से दूर भाग रही है। देखो प्रकाश को ये अभिलंब की ओर नहीं आकर के अभिलंब से दूर भाग रही है। इसका मतलब याद रखोगे कि अगर कभी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह प्रकाश की किरण जो होगी अभिलंब से दूर जाएगी। इस स्थिति में देखो कि आपतित प्रकाश ये है और ये अभिलंब है, तो आपतित प्रकाश और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं आई, और यहाँ पे अपवर्तन कोण आर। यहाँ साफ देख सकते हो कि आर का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि अभिलंब से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो आर का वैल्यू ज्यादा होता है और आई का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। इस स्थिति में भी मेरे दोस्त जो आपका रियर मीडियम है इसके अपवर्तनांक को हम म्यू आर से सूचित करेंगे, जबकि सघन माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू डी से सूचित करेंगे। और हमेशा चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रकाश विरल से सघन में जाए, सघन से विरल में जाए, यहाँ हमेशा ही म्यू डी इज ग्रेटर देन हमारा म्यू आर होगा, ठीक है। म्यू डी इज ग्रेटर देन क्या होगा, म्यू आर होगा। अब मैटर यह रखता है कि सर जहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां पे कौन सा नियम लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन जहां पे होंगे वहां पे हमारे लगेंगे स्नेल का नियम, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम होता क्या है, आपतन कोण की जया, बेटा आई क्या है, आपतन कोण, जया बोले तो क्या, साइन, तो अपवर्तन कोण आर, इसकी जया, दोनों का जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक बोले तो कांस्टेंट होता है। जब डेरिवेशन हम करेंगे तो यहां पर हम ये पाए कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1 बराबर v1 बटा v2 बराबर लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, दैट रूल्स इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल का नियम पूछेगा तो आप इतना बोलिएगा, ना कि केवल इतना बोल दीजिएगा कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1, ठीक है। ये आगे भी इससे क्या फायदा होने वाला है वो बताएंगे हम आपको। यहाँ कोई पूछेगा आई क्या है, तो देखिए आई के लिए बताया गया है कौन सा कोण है, आपतन कोण है। आर क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है।
नोट यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर आप जो है ना 1 और 2 का है कि आप किस माध्यम को 1 कहेंगे और किस माध्यम को 2 कहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उस माध्यम, वह माध्यम क्या कहलाता है? ए। बहुत ही अच्छी बात है, जहां से प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम को हम एक कहेंगे और जिस माध्यम में प्रवेश करती है वह माध्यम हमारा क्या कहलाता है? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, आगे जितने भी डेरिवेशन किए जाएंगे उसमें इस फंडे का इस्तेमाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है माध्यम एक कहलाती है और जिस माध्यम में प्रवेश करती है वो माध्यम क्या कहलाती है? 2 कहलाती है। कुछ बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे μ2 μ1 v1 v2 λ1 λ2 है क्या? बेटा जी μ2 का मतलब होता है, देखो ऐसे पढ़ना, नीचे का मतलब 2 यानी कि माध्यम 2, नीचे को वाला को पढ़ना है माध्यम 2 और म्यू का मतलब अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, उसके बाद अगर पूछता है कोई कि μ1 क्या है तो 1 का मतलब माध्यम 1, नीचे से पढ़ना है, तो माध्यम 1 का म्यू बोले तो अपवर्तनांक यानी कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक। आगे बेटा जी v1 क्या है, तो v पहले 1 को देख लो, तो क्या लिखोगे? माध्यम 1 में, और v क्या है? प्रकाश का वेग, तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, जो माध्यम 1 है उसमें प्रकाश के वेग को हम v1 से सूचित करते हैं। वही हमारा यहाँ पर है कि v2 क्या है, तो फिर नीचे से चलते हैं, माध्यम 2 में, माध्यम 2 में v का मतलब क्या? प्रकाश का वेग, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग है यहाँ पे। उसी प्रकार से बेटा λ1 क्या है, फिर से देखेंगे नीचे 1 का मतलब क्या लिखेंगे? माध्यम 1 में लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, माध्यम 1 में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। आपको यहां पे देखिए λ2 क्या है, फिर से नीचे लिखेंगे 2 है, तो क्या लिखेंगे बेटा जी? बोलिए आप लोग, माध्यम 2 में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। सो मेरे दोस्त आपने यहां देखा कि इसमें सारे जो आए हैं शब्द वो क्या है। देखिए इसका इस्तेमाल कहां होगा, इसमें हमेशा 4 को अननोन है। अब कहोगे सर 4 को अननोन राशि कैसे? जैसे बेटा हम एक ले लेते हैं, देख लो यहाँ पे sin i बटा sin r बराबर μ2 बटा μ1। इसमें 4 को अननोन राशि है। ठीक है, कौन कौन है बेटा जी? चलो यहाँ देख लेते हैं हम। पहला है i, दूसरा r, μ1 और μ2। ये 4 में अगर यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटी है, अब 4 अननोन क्वांटिटी में 4 गो में अगर 3 गिवन होगा, यानी कि 3 को अगर 3 गिवन, देन फाइंड 4th अननोन। बेटा जी मैंने यहां कहा है कि अगर 4 अननोन में आपको 3 गिवन होगा तो आप चौथे को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। सो कौन कौन यहाँ गिवन हो सकता है? i, r और μ2 दिया हुआ है तो आप μ1 निकाल सकते हैं, μ1 μ2 और i दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हैं? r निकाल सकते हैं। r μ1 और μ2 दिया हुआ है, r μ1 और μ2 दिया हुआ है, कौन निकाल सकते हैं? i निकाल सकते हैं। सो 4 में आपको 3 अगर दिया हुआ है तो आप चौथा को निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ नहीं, ये वाला सेंटेंस लिया गया है, ये वाला सेंटेंस का मतलब होता है, देख लो बेटा क्या मैं बोल रहा हूं, जो sin i बटा sin r बराबर v1 बटा v2। आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है जिसमें वेग दिया है और आपतन कोण, अपवर्तन कोण, इन सब की बात है। वेग, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात रहेगा तो इन दोनों रेशियो को ले लेना।
आवर्तन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक की बात होगी तो इसको ले लेना। आवर्तन कोण, अपवर्तन कोण और तरंगदैर्ध्य की बात होगी तो इस रेशियो को ले लेना। और यहाँ भी देखो कि 4 अननोन है, ठीक है, 4 अज्ञात राशि है। 4 अज्ञात राशि कौन कौन है? आई है, आर है, V1 है और क्या है, V2 है। 4 में 3 को गिवन होगा, हो सकता है आई दिया है, आर दिया है, V1 दिया है और हमको क्या निकालना है, बोलो जी, हमको V2 फाइंड करना है, निकल जाएगा। हो सकता है आई आर V2 दिया हुआ है, V1 निकल जाएगा। V1 V2 दिया हुआ है, आई दिया है तो हमको क्या निकल जाएगा, आर। सो यहाँ पर देखना कि जो फॉर्मूला सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जितने अननोन हैं उस अननोन से अगर एक कम आपको डाटा गिवन है तो वो जो अननोन है आप उसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अभी तक आप देख रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये हम बता रहे थे। प्रकाश का अपवर्तन ही होता है किसमें, लेंस में, क्योंकि लेंस में देखो जो लेंस होता है, क्योंकि हम इसके बाद के जो टॉपिक आने वाले हैं वो लेंस है, तो ओवरव्यू मैं थोड़ा सा दे देता हूं कि देखो बेटा जी लेंस होता है और लेंस में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब आती है तो वो लेंस को पार कर जाती है, ठीक है। और आप खुद सोचो कि जब ये पार करेगी तो पार करने की घटना यहाँ कौन सी होगी, प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म पे जब बेटा प्रकाश पड़ती है तो पढ़ने के बाद वो सतह को पार कर जाती है। और बताओ बेटा मैंने क्या कहा था कि सतह को पार करने की घटना क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। दैट मींस आप 12th में परावर्तन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अपवर्तन, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। दूसरी बात देखो बेटा जी, अगर आपको पता है कि लेंस और प्रिज्म दोनों में अपवर्तन होता है तो अपवर्तन, क्योंकि यही पढ़ना है हमको पूरा सिलेबस में, तो ये ध्यान देंगे कि सतह को पार कर रही है तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। उसके बाद हमको यहाँ देखना, ये चीज याद रखना है कि प्रकाश विरल से आ रही है सघन में, सघन से जा रही है विरल में। अब किसको हम सघन कहेंगे, किसको विरल कहेंगे? दो माध्यम में जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हुआ हम उसको क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे, और जिसका कम हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज दिस टॉपिक गो टू हाई लेवल डेरिवेशंस। इसके बिना डेरिवेशन नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपसे एक चीज करता हूं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो जब मैंने हम यहाँ जब खत्म करते हैं उस समय स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर क्या करें, दोबारा वीडियो को देख करके आप नोट करने का क्या करें, काम करें, ठीक है। फिर हम आगे आपके टॉपिक पढ़ा रहे हैं।